तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। इन द शॉपिंग बिल्स डेटा सेट द प्रोसीजर counts the number of bills from Big Bazaar with total amount more than average total bill amount। इसका मतलब ये है शॉपिंग बिल्स डेटा सेट जो आपको दिया गया है उसमें से एक प्रोसीजर बनाया गया जिसका नाम क्या है, काउंट बिल। और ये काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ बिल्स, यानी बिल का नंबर, कितने बिल्स हैं जो कि बिग बाजार से हैं, जैसे मैं बीबी लिखता हूँ, और उनका जो टोटल अमाउंट है वो कोई एवरेज टोटल बिल अमाउंट के ऊपर है। तो आप ये पूछ सकते हैं कि एवरेज टोटल बिल अमाउंट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। Assume that the variable average holds the value of average total bill amount, यानी कि आपका एवरेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं टोटल बिल देखूं, टोटल अंडरस्कोर बीबी शुड बी मोर देन, यानी कि ग्रेटर देन एवरेज, क्योंकि यही एवरेज जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एवरेज बिल अमाउंट को। अब हम लोग को काम क्या है, हम लोग को काम है चूज द करेक्ट कोड फ्रैगमेंट टू कंप्लीट द प्रोसीजर। इट इज अ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। तो जब आपके पास मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन हो तो बहुत ध्यान से आपको काम करना है। अगर आप श्योर नहीं है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में तो उसको टिक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप टिक किया और आपका बाकी आंसर सही और इस आंसर की वजह से आपको 0 मिलेगा, लेकिन मान लीजिए 2 सही हैं और उसमें से सिर्फ आपने एक को टिक किया और एक को नहीं किया अपने जंक्शन में, तो आपको पार्शियल मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास प्रोसीजर डिफाइन किया हुआ है, इसका नाम क्या है, काउंट बिल्स। जैसे हमने ऊपर देखा, काउंट इज इक्वल टू 0। काउंट का वैल्यू क्या है, 0। ये एक वेरिएबल है और ये एक वैल्यू है, तो आपका काउंट का वेरिएबल का वैल्यू क्या हो गया, 0। वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, जबकि पाइल 1 के पास मोर कार्ड है। आप जानते ही होंगे कि वाइल के अंदर जो भी आपका ये एक्सप्रेशन होता है ये ट्रू इवेल्युएट करना चाहिए, तभी आपका इसके अंदर जाता है। इसको हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। रीड टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, आपको पाइल 1 से पहला कार्ड ले लेना है। अब ये कार्ड का आप कोई नाम रख सकते हैं, से एक्स। तब जब रेफरेंस की जगह तो एक्स डॉट कुछ नोटेशन कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, फिल इन द कोड। तो ऐसे क्वेश्चन सब आपको आने शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको कोड को फिल करना है। और रिटर्न काउंट, आपको काउंट को रिटर्न कर देना है। और फिर एंड काउंट बिल्स, यानी कि आप यहाँ पे प्रोसीजर को एंड कर रहे हैं। अगर आप बाय द वे ये चीज नहीं समझ पा रहे कि मैं सारा चीज क्या बोल रहा हूँ, तो प्लीज मेरे थ्योरी लेक्चर को देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आइए, मैं लिंक टॉप पे दे दिया हूँ। तो अब हम लोग ऑप्शंस देखते हैं कि आखिर यहाँ पे फिल क्या होना है। तो हमारा कंडीशन क्या है वो हमेशा ध्यान रखिए। हमारा कंडीशन है कि शॉप नेम जो है वो बिग बाजार होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन हमारा है कि टोटल बिल ग्रेटर देन होना चाहिए एवरेज से। क्या इस वाले में पॉसिबल है, देखें तो इफ जैसे ही आप कंडीशन आ गया, मतलब इसके अंदर जो भी है वो ट्रू होना चाहिए, तभी इसके नीचे वाले इफ कंडीशन में आएगा। तो इसको नेस्टेड इफ का लॉजिक बोलते हैं। तो अगर ये ट्रू बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, एक्स डॉट शॉप नेम इज इक्वल टू बिग बाजार। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर कार्ड है उसका शॉप नेम अगर बिग बाजार है, तो मतलब आपके पास यहाँ पे एक डेटा सेट प्रोवाइडेड है, उसमें शॉप नेम कहीं पे लिखा होगा, से बिग बाजार उसमें लिखा हुआ है, तो भी ये इक्वल टू होने की वजह से ट्रू हो जाएगा। और अगर ये ट्रू हो गया तो इसका मतलब क्या है, बिग बाजार जो है वो बिग बाजार के बराबर है, यानी कि ये ट्रू हो गया। अब अगर ये ट्रू हो गया तो नेक्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि टोटल बिल अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन एवरेज है कि नहीं। आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि एवरेज कैसे काउंट करना है, एवरेज दिया हुआ है, आपको ये मान लेना है। तो इसलिए इस पर ज्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। तो टोटल बिल अमाउंट आपको क्या मिलेगा, टोटल बिल अमाउंट आपको मिलेगा जो भी आपका कार्ड का बिल है। तो यहाँ टीवी टोटल बिल मान लेता हूँ, तो टोटल बिल यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है वो टोटल बिल, वो एवरेज से बड़ा है कि नहीं। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्ड्स है, तो ये वर्ड्स नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज है। और ये वैल्यू क्या होंगे, इंटीजर वैल्यू होंगे या फिर कोई नंबर होगा, वो नंबर ग्रेटर देन एवरेज। मतलब अगर आपके पास कोई एवरेज बिल अमाउंट 30 है और आपका जो टोटल बिल अमाउंट है वो 70 आ रहा है, तो ये बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो वही ट्रू होने का बात है। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। बट सवाल उठता है कि ये काउंट को क्यों इंक्रीमेंट करना है भाई, काउंट की क्या जरूरत है हमें। तो अगर आप ऊपर देखिए तो आपको रिटर्न काउंट करना है पहली बात, और उससे भी ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है काउंट्स द नंबर ऑफ बिल। तो इसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि आपको काउंट करना है बिल को। तो अगर आप काउंट कीजिएगा तो ये जो है ये वही चीज होगा जो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए। हमारा कंडीशन यही था, बीबी ग्रेटर देन एवरेज, उसका हम लोगों को काउंट लेना था। तो यहाँ पे वही कंडीशन ट्रू हो रहा है और फाइनली ये वाला भी चीज है
ये काउंट को ले लेगा। इसलिए पहला ऑप्शन तो भैया सही है। अब चलो दूसरे वाले ऑप्शन में आते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या बोलता है? दूसरे वाले ऑप्शन में आपको बोलता है कि टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज है और फिर शॉप नेम बिग बाजार है, तो काउंट इंक्रीमेंट कर दो। तो अगर आप देखिए तो ये जो फिल्टरिंग ऑर्डर है, पहले ये वाला था फिर ये आया था, यहाँ पे उल्टा हो गया। ये वाला चीज पहले ऊपर आ गया और ये वाला चीज नीचे आ गया। बट क्या हमें फर्क पड़ेगा? हमें डुअल फिल्टर चाहिए। इस वाले केस में सारे के सारे कार्ड लेट से सन जनरल आ गए, बिग बाजार आ गए, उसके बाद आपका श्रीवत्सन आ गए, ये सारे के सारे बिल्स आ गए जो कि ग्रेटर देन एवरेज है। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक ओके है। बट अभी अब खत्म नहीं हुआ है काम। अब आपको क्या करना है? आपको नेक्स्ट लाइन पे चेक करना है, क्योंकि ये सारी चीजें ट्रू हो गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे? शॉप नेम चेक करेंगे। तो शॉप नेम में तो अगेन ये पकड़ा जाएगा ना, ये बिग बाजार के बराबर नहीं है, ये बिग बाजार के बराबर नहीं है, तो ये कट जाएगा। अब बचा क्या सिर्फ आपके पास? ये बिग बाजार। तो अगर आपके पास सिर्फ बिग बाजार बचा तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, और अगर ये ट्रू हो गया तो आपका काउंट जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपको काउंट का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन भी सही है। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर आपका टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज है, एंड जब भी ये एंड है तो ये जनरली ज्यादातर टाइम कलर्स में नहीं होगा, तो इसलिए आपको इसको पकड़ना होगा आपको। एंड मतलब आपका जो कंडीशन है लेफ्ट में और राइट में ये दोनों सही होना चाहिए, तभी ये पूरा का पूरा चीज ट्रू में आएगा, जिसको हम लोग सही भी बोल सकते हैं। तो यहाँ शॉप नेम बिग बाजार। तो अगर आप देखिए तो ये ऊपर वाला कंडीशन ही है, और चूंकि हम लोगों को यहाँ एड लगा दिए यहाँ पे, इसलिए हम लोगों को दोनों कंडीशन चेक करना है। मतलब टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज होना चाहिए और उसका शॉप नेम बिग बाजार भी होना चाहिए। तो ये वन लाइन में आप काम कर सकते हैं, इसलिए ये वाला कंडीशन भी आपको सेम ही चीज देगा। तो मान लीजिए ये कंडीशन तो सही हो जाएगा, लेकिन ये वाला कंडीशन शॉप नेम बिग बाजार नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब क्या है? ट्रू प्लस फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स हो जाएगा तो आप जानते हैं कि इफ के अंदर अगर फॉल्स आ जाएगा तो ये इसको रन नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोगों को इसको भी ट्रू करना है। तो ट्रू करना है तो हम लोगों को जो क्राइटेरिया फुलफिल करना है कि बिग बाजार होना चाहिए और ग्रेटर देन एवरेज होना चाहिए, वो फुलफिल हो जा रहा है। डी ऑप्शन भी लगेगा कि एकदम सिमिलर है। आप ये एंड देख सकते हैं, सेम चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, बट आपको थोड़ा सा यहाँ ऑपरेटर पे ध्यान देना है। यहाँ लेस देन एवरेज बोल रहा है, हम लोग क्या चाहिए? ग्रेटर देन एवरेज। इसलिए ये जो कंडीशन है ये गलत हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसके पीछे का मेन लॉजिक बस इतना सा है कि आपको दो फिल्टर करने हैं। अब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आप किस ऑर्डर में उसको फिल्टर करते हो, बट ये हमेशा नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसलिए आप ये तीनों ऑप्शंस को सेलेक्ट करके आ सकते हैं। बाय द वे आप सिर्फ ये दो ऑप्शंस भी सेलेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये क्वेश्चन आपको ये सिखाता है सबसे पहले कि एक क्वेश्चन को करने के मल्टीपल तरीके हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बोनस सेक्शन में बताया था इंटरफेस वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरफेस है वो सेम है, इम्प्लीमेंटेशन डिफर कर रहा है। चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? फॉलोइंग द सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग द स्कोर्स डेटा सेट। आपको डेटा सेट क्या यूज करना है? स्कोर्स डेटा सेट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेरिएबल जी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। और इतना लंबा चौड़ा आपको कोड दे दिया गया है, बट आपको नहीं करना है ये सारी चीजें। आपको क्या करना है? सिर्फ जी का वैल्यू चाहिए, तो आप सिर्फ जी पे जाओ, सीधे जी पे जाओ। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पे कहीं भी जी डिफाइंड नहीं है। सम टी, सम एम, सम पी एंड सम सी से आपको थोड़ा आइडिया लग सकता है स्कोर डेटा सेट है, तो मतलब जो भी होगा वो टोटल होगा, मार्क्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा। अब वही चीज यहाँ हो भी रहा है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। हम लोग को यहाँ पे जाना है। यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो आपको दिख रहा है कि जी पहली बार इनिशियलाइज हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आपका पहली बार यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है जी, तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर तो हमने इनिशियलाइज किया नहीं, अब इसके नीचे का है, उन लोगों को काम है, तो इस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। इफ सम एम सम पी सम सी डिवाइडेड बाय सम टी। तो अगर आप देखिए तो ये कुछ जाना पहचाना तरीका होगा। अगर आपने लेक्चर मेरा देखा होगा थ्योरी का, तो ये चीज है, सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल। तो अगर आप देखिए तो ये कंडीशन क्या होता है? एवरेज के लिए होता है ना। तो आपको जस्ट यहाँ पे एवरेज आप निकाल रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो एवरेज क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी नंबर को लीजिएगा, इवन तो अगर एक सब्जेक्ट में 0 आता है तो इन दोनों का तो सम हो जाएगा और वो फिर डिवाइड कीजिएगा, तो नेगेटिव वैल्यू कभी जाएगा नहीं। और ये कंडीशन वही चेक कर रहा है कि नेगेटिव वैल्यू जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केस अगर आप इसका मिनिमम वैल्यू भी लेके चलिएगा तो भी ये नेगेटिव वैल्यू नहीं जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू जाएगा। तो जी का वैल्यू 1 हो जाएगा। और आप सोचिए अरे ओके, इसका मतलब है अब ये चेकिंग होगा नहीं, मैं इसका आंसर 1 डाल देता हूं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट में आप बहुत बड़ा गलती करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है। यहाँ एल्स इफ नहीं दिया हुआ है, यहाँ सिर्फ इफ कंडीशन दिया है।
मतलब इफ कंडीशन के बाद भी आपको चेक करना है चीजों को, और अगर आपको चेक करना है तो इस कंडीशन को देखिए, सम एम सम पी सम शी डिवाइडेड बाय सम टी। तो अगर आप ये देखिएगा तो हम लोग मैक्स केस में क्या एज्यूम कर सकते हैं, मैक्स केस में एज्यूम कर सकते हैं कि ये तीनों का सम टी के बराबर होगा। सम टी के बराबर अगर होता है कोई भी वैल्यू तो सम टी बाई सम टी कीजिएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट अज्यूम कि सब में मिनिमम मार्क्स आया, तब तो ये सम टी के बराबर आएगा नहीं, तो मिनिमम वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव तो होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो होगा, और सम टी जो है वो उससे बड़ा भी होगा। मान लेते हैं मिनिमम वैल्यू तो सम टी उससे बड़ा भी होगा, लेकिन जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, है ना। तो यानी ये कंडीशन हमेशा फुलफिल करेगा, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब या तो 1 हो सकता है या 1 से लेस देन हो। तो चलिए अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास मैथ्स का मार्क्स कितना है 30, फिजिक्स का मार्क्स कितना है 40 एंड केमिस्ट्री का मार्क्स कितना है 10। लेट्स ठीक, अब अगर आप देखिएगा तो यहाँ कितना होता है 30 प्लस 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स तो 100 होता है, तो टोटल 100 है यहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेट किया है टोटल मार्क्स, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं, जस्ट मान लेते हैं टोटल मार्क्स 100 है। 30 40 70 70 प्लस 10 80 80 बाई 100 अगर आप कीजिएगा तो यहाँ क्या होगा 8 बाई 10। 8 बाई 10 को आप कैसे लिखते हैं 0.8। 0.8 अगर आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू है वो स्मॉलर देन या इक्वल टू 1 होगा, यानी कि स्मॉलर देन कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो इसीलिए ये कंडीशन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और जेड का वैल्यू -1 आएगा हमेशा, कभी भी ये +1 नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा -1। यहाँ पे भी वही आंसर दिया हुआ है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ये कॉमन एरर है जो लोग करते हैं। एक छोटी सी ट्रिक मैं और सिखाता हूँ, जब भी आपको ऐसा कुछ दिख रहा है सम लेस देन इक्वल टू 1 और आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ मत कीजिए, ऐसा कीजिए सम लेस देन 1 और सम इक्वल टू 1, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप ये वाला कंडीशन फुलफिल कर ले। बाय द वे मैं इस ऑपरेटर्स के ऊपर एक लेक्चर बनाया था, मैं वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टॉप पे भी अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हो, उसमें काफी अच्छे से मैं समझाया था। इनमें एट लीस्ट एंड एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताया था, तो आप उसको हो सके तो जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द फॉलोइंग प्रोसेस pseudocode is executing using its course data set. At the end of execution, variable count captures the number of students whose total marks are more than the class average of total marks. इसका मतलब क्या है, एवरेज जो है वो टोटल मार्क्स के बेसिस पे निकाला गया है। तो अगर आपको ऐसा कुछ मिले तो आप वेरिएबल का ट्रैक रखना पहले शुरू। काउंट क्या स्टोर कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स whose total marks are more than class average but have scored below the average in at least one subject। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट इसका मतलब यह है कि मिनिमम 1 सब्जेक्ट में ये लेस देन एवरेज स्कोर किया है, मिनिमम 1 सब्जेक्ट में, इससे ज्यादा हो सकता है बट एटलीस्ट है ना, तो मिनिमम 1 नाम से ही आप समझ भी सकते हैं इसको। Assume variable average t holds the value of average total marks. Similarly, variable average p, average c and average m holds the value of average marks of physics, chemistry and mathematics respectively. Choose the correct code fragment to complete the pseudocode. सबसे पहले आप variable tracking रखना शुरू कीजिए। काउंट जो है वो उसको रहने दीजिए वैसा का वैसा ही, वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, बट बाकी चीजें रखिए। तो टोटल ले लीजिए, टोटल एवरेज, एवरेज p मतलब फिजिक्स एवरेज, एवरेज सी मतलब केम एवरेज, एवरेज एम मतलब मैथ्स। अगर आप देखिए तो ये कोड बहुत क्रिप्टिक टाइप का आपको लगने लगेगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स नेम है ही नहीं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ध्यान रखिएगा एक बात कि यहाँ पे जो भी आपका वैल्यू है वो अगर आपको क्रिप्टिक लगे तो सबसे पहला काम कीजिए ऑप्शन में जाके देखिए कि ऑप्शन किस टाइप में दिया गया है। जब ऑप्शन देखिएगा आपको कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए ए एंड बी और सी एंड डी, ए एंड बी एल सी और डी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। तो इतना जब आप समझ गए कि अच्छा ए बी सी डी का काम बेसिकली काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए है यहाँ पे, तो अब आप लॉजिक थोड़ा सा लगा पाइएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपका टोटल मार्क्स जो है वो क्लास के एवरेज से ज्यादा हो, मतलब आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, टोटल जो है वो ग्रेटर देन एवरेज टी हो पहला तो, और फिर दूसरा कंडीशन आपको क्या चाहिए कि आपका मैथ्स पी जो है वो लेस देन एवरेज एम हो, और फिजिक्स पी हो वो लेस देन एवरेज पी हो, और केम पी हो वो लेस देन एवरेज सी हो।
ये और कंडीशन इसलिए क्योंकि मेरे को एटलीस्ट एक चाहिए, मतलब ये दोनों ट्रू हो भी जाए तो ये फॉल्स होना चाहिए, तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन एंड मत लगाइएगा यहाँ गलती से भी, एंड अगर लगाइएगा तो आपको सारा कंडीशन जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल होगा, तो हम लोग का मिनिमम एक वाला कहानी खत्म हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इफ कंडीशन है, राइट। ये इफ कंडीशन जो है आपका, इस इफ कंडीशन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर है और इफ कंडीशन के अंदर एक दूसरा ब्रैकेट है और यहाँ लॉजिक है। तो लॉजिक असल में इसी में छिपा हुआ है, हम लोग इसको डिकोड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ कंडीशन के अंदर कुछ भी चीज जो इस वाले लाइन में जाएगा वो ट्रू होना चाहिए। तो एनी हाउ आपको किसी भी तरीके से इस वैल्यू को ट्रू करना ही है, लेकिन आपको ये सारे क्राइटेरिया को भी मीट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या हो सकता है। तो अगर आप देखें तो मेरा ए कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, जब टोटल मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज है तो ए इज इक्वल टू टोटल मार्क्स ग्रेटर देन एवरेज। तो ये तो फिक्स है, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्या कर सकते हैं, इन सारों को, राइट। तो अगर आपका एवरेज मार्क्स लेस देन एवरेज मार्क्स है तभी बी ट्रू हो रहा है। अगर सी को ट्रू करना है तो फिजिक्स मार्क्स लेस देन एवरेज होना चाहिए, और केमिस्ट्री मार्क्स अगर लेस देन एवरेज सी है तो केमिस्ट्री ट्रू है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पे एलिफ कंडीशन नहीं है, एल्स इफ कंडीशन नहीं है, यहाँ पे इफ कंडीशन है। इसका मतलब ये पहले इसको भी चेक करेगा, फिर इसको भी, फिर इसको भी, और फिर इसको भी चेक करेगा, और फाइनली आपको जो कोड लिखा है उस पर चेक करना। तो अगर आप देखिए तो मोर और लेस आपका काम हो चुका है। ए आपको मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया और डी मिल गया। अब देखिए और कंडीशन में कहाँ कहाँ लगाया, बी में लगाया, सी में लगाया और डी में नहीं लगाया। क्या हम लोगों को वही कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है, देखिए तो अगर किसी को डाउट है कि इसमें क्या दिक्कत हो रही है तो मैं समझाता हूँ। ए जो है वो ट्रू है, अगर बी भी मेरा ट्रू हो जाता है और सी भी मेरा ट्रू हो जाता है और डी भी मेरा ट्रू हो जाता है, तब हमें कोई दिक्कत नहीं है। बी कब ट्रू हो रहा है, जब लेस देन एवरेज हो। तीनों सब्जेक्ट में एवरेज कम हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कि ए जो है वो ट्रू हो गया, बी जो है वो फॉल्स हो गया, सी जो है वो फॉल्स हो गया एंड डी भी फॉल्स हो गया। तो चूंकि यहाँ और कंडीशन है और सारे के सारे फॉल्स हैं, तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। यानी कि ये जो इंटरनल वाला पार्ट है ये हो जाएगा फॉल्स, और ए आपका हमेशा ट्रू रहेगा, राइट। और एंड कंडीशन यहाँ लगा हुआ है ना, तो अगर एंड कंडीशन लगा हुआ है तो ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है, फॉल्स देता है। अगर फॉल्स देगा तो ये काउंट कभी इंक्रीमेंट होगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई भी मार्क्स लेस देन एवरेज नहीं है कोई भी सब्जेक्ट में, लेकिन वो ग्रेटर देन ये है। इसका मतलब सारे के सारे वैल्यूज ग्रेटर देन एवरेज। लेकिन अभी एक छोटा सा कंडीशन और ले लीजिए, ए इज इक्वल टू ट्रू है, वो तो हमारा डिफॉल्ट ही है। बी इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं एंड सी को डी को फॉल्स कर देते हैं। लेकिन यहाँ देखिए और कंडीशन है, इसका मतलब ये कंडीशन दोनों मिला के ट्रू मिलेगा और ये कंडीशन जो है वो क्या होगा, ट्रू मिलेगा। जो ट्रू एंड ट्रू क्या मिलता है, ट्रू। कायदे से सिर्फ ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। क्यों, मैं बताता हूँ। ये ऑप्शन देखते हैं, इफ ए एंड बी एंड सी और डी। तो सी और डी मतलब यहाँ पे अगर एक फॉल्स है, यहाँ पे एक ट्रू है, तो ये ट्रू हो गया, लेकिन ये फॉल्स हो गया। तो आपको सारे वैल्यूज में पुट करके देखना है। और ध्यान रखिएगा, ए आपका फिक्स है, एज पर द कोड आपका टोटल वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन एवरेज टी होना ही चाहिए। और डी के लिए अगर देखें तो क्या है, इफ ए एंड बी और सी एंड डी। तो ए मान लीजिए कि आपका ट्रू है, बी आपका फॉल्स है और सी आपका फॉल्स है, बी आपका ट्रू है। तो ये तो आपको फॉल्स दिया और ये आपको क्या मिला, फॉल्स मिला। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स मिला, तो अगेन ये काम नहीं करेगा। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाले कंडीशन में क्या प्रॉब्लम। तो ठीक है, मैं इसको एलैबोरेट करके दिखाता हूँ। क्या हो अगर मैं a इज इक्वल टू ट्रू करूँ, b इज इक्वल टू भी ट्रू करूँ, c इज इक्वल टू फॉल्स करूँ एंड b इज इक्वल टू फॉल्स करूँ। अभी सोचा है, सो करके देखिएगा। यू हैव टू गिव मी द आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या बोलता है। द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग ऑन सैम्पलिंग बिल्स डेटा सेट। तो डेटा सेट आपका क्या है, अगेन सॉपिंग बिल्स। व्हाट विल द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ए एंड बी रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो जैसा मैंने आपको बताया, बाकी चीजों से हमें मतलब नहीं। सबसे पहले कहाँ चलना है हम लोगों को, सूडो कोड में सीधे ए और बी कहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर आप देखिए तो ए यहाँ हो रहा है पहली बार इनिशियलाइज और बी भी यहाँ इनिशियलाइज हो रहा है। तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कुछ काउंट हो रहा होगा ऑब्वियसली। अब देखते हैं कि काउंट क्या हो रहा है। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप ये पूरा को स्किप भी कर सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, while pile 2 has more cards, pile 2 के पास ज्यादा कार्ड है। If shop name is equal to SB stores, शॉप नेम क्या है, SB stores, and total bill amount is greater than MSV। अभी MSV आपको समझ नहीं आ रहा, तो MSV के लिए यहाँ जाइए।
अब एमएसवी क्या है, जो भी है, तो सम एसवी बाय काउंट एसवी, तो आपको समझ में आ गया कि ये एवरेज वैल्यू है। तो हमेशा याद रखिए ये सब पैटर्न्स हैं जो आपको पहचानने हैं ताकि आपका एग्जाम में टाइम रिड्यूस हो सके। इसका मतलब क्या है, आपका ए कब इंक्रीमेंट हो रहा है आपको ये देखना है। तो ए इंक्रीमेंट हो रहा है जब शॉप नेम क्या है, एसवी स्टोर है, और टोटल बिल ग्रेटर देन है एवरेज बिल के। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, शॉप नेम बी इज इक्वल टू बिग बाजार एंड टोटल बिल अमाउंट इज लेस देन एमबीबी। तो अगेन एवरेज ही काउंट हो रहा है, एवरेज ऑफ बिग बाजार यहाँ काउंट हो रहा है। तो अगर उस हिसाब से देखिएगा तो बी तब इंक्रीमेंट हो रहा है जब बिग बाजार है और टोटल बिल अमाउंट लेस देन एवरेज बिग बाजार बिल के बराबर है। ठीक है, ए और बी हम लोगों को मिल गया। अब हम लोगों को ऑप्शन पे चलना है। तो ए क्या स्टोर कर रहा है, नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम बिग बाजार विद टोटल अमाउंट ग्रेटर देन द एवरेज टोटल बिल अमाउंट ऑफ एसवी स्टोर। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ए है, ए कब इंक्रीमेंट हो रहा है, एसवी स्टोर्स में, और यहाँ क्या बोल रहा है, बिग बाजार। तो ये आंसर ऐसे ही गलत हो गया। बी नंबर पे चलते हैं। ए नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम एसवी स्टोर विद टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन एवरेज टोटल बिल अमाउंट, बिल्कुल ठीक है, ये तो सही है। एसवी जो एमएसवी है, मतलब मैक्सिमम से जो भी हमारा एवरेज वैल्यू था, ये दोनों तो वो है, लेकिन ये एसवी स्टोर के लिए है तो ये ठीक है, ग्रेटर देन सिंबल है तो ये ग्रेटर देन मान भी रहा है, इसलिए ये ओके है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन। और बी क्या है, नंबर ऑफ बिल्स फ्रॉम द बिग बाजार टोटल लेस देन द एवरेज टोटल बिल अमाउंट ऑफ बिग बाजार, बिल्कुल सही, क्योंकि ये लेस देन है और यहाँ पे बिग बाजार है। एमबीबी क्या है, एमबीबी अगेन आपका एवरेज ऑफ बिग बाजार है, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया भी था। तो ये वाला कंडीशन तो सही है, इसका मतलब ये आंसर तो पक्का सही है। देखते हैं कोई और ऑप्शन सही है क्या। सी, A is equal to number of bills from SV stores with total bill amount less than the average total bill amount of Big Bazaar. SV store एवरेज बिल अमाउंट ऑफ बिग बाजार, बिग बाजार कहां से, एसवी स्टोर का मैं काम कर रहा हूँ। एमएसवी क्या है, एसवी स्टोर के लिए, तो ये आंसर ऐसे ही गलत हो गया। तो इस तरीके से आप ऑप्शन कट कर सकते हैं, बट मेनली सजेशन ये रहेगा कि जो बोला गया है सिर्फ उस पे पहले फोकस कीजिए और फिर अगर जरूरत पड़े तो ऊपर आप इस कोड पे जाके देखिए। ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिल्स फॉर टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन द एवरेज टोटल बिल अमाउंट। एवरेज टोटल बिल अमाउंट कहाँ है भाई, मेरा तो ये वाला जो है, इस पे अगर आप देखिए इस कोड को, तो ए जो है आपका एमएसवी वो एसवी स्टोर के लिए और बीबीबी बाजार के लिए, तो ये तो आंख बंद करके आप गलत कर सकते हैं। इसलिए एक छोटा सा सजेशन और, मैंने यहाँ पे बोला कि सीधे टाइम टू टाइम देखिए, लेकिन कई बार चीजें आपको यहाँ नहीं मिलेंगी, तब आपको इस पे मूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मूव ही नहीं कीजिए, वो मत कीजिएगा, वो उससे फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 to 8 है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाला क्योंकि इसमें जो भी आपका वैल्यूज है वो न्यूमेरिक है, तो आप खुद कीजिएगा तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। बट हाँ, मैं आपको ये जरूर समझा दूंगा कि ये जो कोड है ये क्या कर रहा है, और आपको इसमें निकालना क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। आपको निकालना होगा काउंट ए, काउंट बी, काउंट सी एंड काउंट डी। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या दिया है, एवरेज पी। तो एवरेज पी क्या होल्ड कर रहा है, एवरेज फिजिक्स मार्क्स। मिड 2 इज इक्वल टू 1.25 इंटू एवरेज पी। तो अगर आप देखिए तो अगेन यहाँ मैथमेटिक्स है, 1.25 इंटू 73। एवरेज पी का क्या वैल्यू था, 73 था, तो वही 73। ठीक है, अब मिड वन क्या है, 0.75 इंटू 73। काउंट ए इज इक्वल टू 0। काउंट ए का इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंट बी का इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंट सी का इनिशियल वैल्यू 0 है, काउंट डी का इनिशियल वैल्यू 0 है। तो अब बात क्या रहा है, वाइल पाइल वन हैज मोर कार्ड्स। तो ये तो हम लोगों का डी फैक्टो है। रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल वन से भी पढ़ना है, इसको हटा दीजिए। इफ एक्स डॉट जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, तो अगर आप देखिए किसी भी मार्क्स के कार्ड या किसी भी मार्क्स कार्ड के डेटा सेट खोजिएगा, एक जेंडर फील्ड आता है, वो फील्ड यहाँ एक्सेस हो रहा है एक्स के थ्रू। तो इसका मतलब है कि करेंट कार्ड का जो भी जेंडर है वो फीमेल है क्या। याद रखिएगा, इफ कंडीशन के अंदर हमेशा हर कुछ ट्रू होता है, तभी इसके अंदर वाले इसमें जाता है। तो मान लीजिए ये ट्रू है, तो अगर ट्रू है तो फिजिक्स मार्क्स का ग्रेटर देन इक्वल टू मिड 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपका होता है कि फिजिक्स मार्क्स क्या ग्रेटर देन इस वैल्यू के बराबर है, यानी कि अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं एक्स के साथ, जो मैंने यहाँ निकाला कोई वैल्यू, तो क्या उससे बड़ा है। अगर हाँ तो काउंट ए पे इंक्रीमेंट करो, अगर ना तो इग्नोर कर दो। जस्ट ध्यान रखिएगा, इफ के बाद इफ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इग्नोर कर देगा, सबको देखेगा ये। एक्स डॉट फिजिक्स लेस देन मिड 2 एंड एक्स डॉट फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज ऑफ पी।
एवरेज पी मतलब ये वाला वैल्यू, तो जो भी आपका मिड टू वैल्यू है यानी इसके और इसके बीच नहीं आ रहा है तो काउंट बी को इंक्रीमेंट करो। अगर एवरेज पी और फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू मिड वन यानी कि जो फिजिक्स मार्क्स है वो जो भी आपका एवरेज वैल्यू है और फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर है या इक्वल टू है मिड वन के, तो मिड वन मतलब ये वाला वैल्यू इससे बड़ा है तो काउंट सी को इंक्रीमेंट करो, और अगर फिजिक्स मार्क्स लेस देन मिड वन है तो काउंट डी को इंक्रीमेंट करो। तो अगर आप इसको देखिए तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बैंडिंग है जो मैंने एक लेक्चर पहले आपको मैंने बताया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन बनाने में इजीनेस होगी। बैंडिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मैं अलग अलग बैंड्स क्रिएट करूंगा। वैल्यू तो हमारा जो भी है सो है। पहला बैंड क्या है, काउंट ए का। काउंट ए क्या बोल रहा है मेरे को, काउंट ए बोल रहा है कि मेरा फिजिक्स मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू मिड टू के वैल्यू के बराबर है, यानी कि मिड टू से बड़ा या इक्वल है। नेक्स्ट क्या बोलता है, फिजिक्स मार्क्स लेस देन मिड टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज पी, यानी कि अब जो आपका फिजिक्स मार्क्स है वो ग्रेटर है या इक्वल है जो भी आपका एवरेज फिजिक्स मार्क्स है, और लेस देन है जो भी मिड टू वैल्यू है, मतलब ये सेकंड बैंड होगा आपका, क्योंकि मिड टू तो इससे बड़ा है तो उससे अगर छोटा कुछ आएगा तो कहाँ आएगा, मिनिमम वैल्यू यहाँ आएगा। उसके बाद फिजिक्स मार्क्स क्या है, लेस देन एवरेज पी एंड एक्स डॉट फिजिक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिड वन, यानी कि क्या, अब ये बोल रहा है कि मेरा जो भी फिजिक्स मार्क्स है वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है मिड वन के, तो मिड वन हमने यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट किया था तो आप वो चीज कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो एवरेज पी से लेस है, यानी कि एवरेज पी से भी छोटा है, मतलब फिजिक्स मार्क्स इन दोनों के बीच लाई कर रहा है। अगर आपको ऐसा कोई कंडीशन दिख जाए जहां एंड हो और ऐसे दो कंडीशन हो, इसका मतलब समझ लीजिए कि वैल्यू बिटवीन में ही ढूंढ रहा जा रहा है। अब ये केसेस हो सकते हैं कि आपका इंक्लूडेड है या नहीं, तो अगर इक्वल टू रहे तो इंक्लूडेड है। डोंट वरी, हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अभी करके देखेंगे। अब फाइनली अगर ये फिजिक्स मार्क्स मिड वन से भी नीचे है का ग्रेड डी है, तो बेसिकली ये कोड आपके लिए इतना ही कर रहा है कि ए ग्रेड के कितने बच्चे हैं वो बताओ फिजिक्स के मार्क्स में, बी ग्रेड के कितने बच्चे हैं फिजिक्स मार्क्स में वो बताओ, सी ग्रेड के कितने हैं वो बताओ, और डी ग्रेड के कितने हैं वो बताओ। तो अगर आप इसका एक वैल्यू लीजिए, फॉर एग्जांपल 42, तो अगर आप 1.25 इंटू 73 कीजिएगा तो आपको होगा 91.25, और y के लिए आपका अगर वैल्यू देखिएगा तो होगा 54.75। आपका काम ये है कि आपको ये बताना है कितना ऐसा कार्ड होगा जो फिजिक्स का मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 91.25 से बड़ा वैल्यू हो। तो 91.25 को आप सीधे 92 ले लीजिए, नो इश्यू एट ऑल। इसको आप स्टोर करेंगे किसमें, काउंट ए में। मैं सी ए से स्टोर कर दे रहा हूं, तो ये आपको बताना है कितना होगा। उसके बाद 91.25 से लेकर के 73 के बीच कितने कार्ड ऐसे हैं जो लाई कर रहे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, काउंट बी को इंक्रीमेंट करना है और इसका वैल्यू टोटल नंबर ऑफ काउंट निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स वैल्यू कितने ऐसे हैं जो 73 से लेकर के 55 के बीच में आ रहे हैं, ये आपको किसमें स्टोर करना है, काउंट सी में। फाइनली आपको ये देखना है कि फिजिक्स मार्क्स ऐसे कितने वैल्यू हैं जो 55 से भी कम है, और इसको आपको स्टोर करना है काउंट डी में। आपका काम है इसका मुझे आंसर कमेंट में दीजिएगा, तभी मैं समझूंगा ना कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो जब आए भी तो आपको दिक्कत करेंगे आप बनाने में, इसलिए इसका प्रैक्टिस करिएगा तो बेटर है। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत लोग गलती करते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं ट्राई करता हूं आपको समझाने का। अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द फॉलोइंग pseudocode इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट। तो आपका डेटा सेट क्या है, स्कोर्स डेटा सेट है। व्हाट विल काउंट रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के एंड में काउंट क्या रिप्रेजेंट करेगा ये आपको बताना है। तो अगर आप देखिए इस कोड को, तो सबसे पहले क्या है, काउंट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये काउंटर की तरह कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा है। उसके बाद while table 1 has more rows, read first row from table 1 and move x to table 2। तो अगर आपने ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हैं तो ये बेसिकली आपका जो भी कार्ड था उसको इन्होंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड मेरे थ्योरी लेक्चर में है, प्लीज उसको जाके देखिए, इट्स हाईली रिकमेंडेड बिफोर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। while table 1 has more rows, ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ये इसके नीचे जाएगा। रीड फर्स्ट रो y फ्रॉम टेबल 1, अगेन ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पहला रो पढ़ना है। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं इस चीज से। रो x है और रो y है, तो यहाँ एक कंपैरिजन क्यों है, वो इसलिए है
क्योंकि आपको यहाँ पे 2 बार टेबल यूज करना है। तो इसका मतलब ये है कि x का जो टेबल है और y का जो टेबल है दे आर सेपरेट। ऐसा मत समझिए कि दोनों सेम है। उसके बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस कंपेयर समथिंग x डॉट टोटल y डॉट टोटल एंड काउंट प्लस कंपेयर समथिंग y डॉट टोटल x डॉट टोटल। तो आपका दिमाग तुरंत चमकना चाहिए जब आप कुछ ऐसा देख लीजिए। तो ये तो पूरे कोड में कहीं लिखा हुआ नहीं था, ये कोड कहाँ है? तो थोड़ा सा नीचे जाइए तो आपको मिलेगा यहाँ। तो आपको यहाँ से आना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से आइएगा तो फिर आपको जो भी वैल्यू इसका रिटर्न होगा, ये पर्टिकुलर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का जो कि एक वैल्यू रिटर्न करेगा, वो आप काउंट में डालते जाइएगा। तो चलिए अब प्रोसीजर पे चलते हैं। अगर a और b देखिए, तो इफ a इज ग्रेटर देन b, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है आपका x डॉट टोटल, b का वैल्यू क्या है y डॉट टोटल। तो अगर आपका x डॉट टोटल इज ग्रेटर देन y डॉट टोटल, अगर ऐसा होता है तो आपको रिटर्न क्या करना है -1, और अगर नहीं होता है तो रिटर्न क्या करना है +1। तो ये आपको कंपैरिजन करना है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू टेबल्स। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी इसको सेम टेबल मत मानिएगा। सेम चीज आपको उसके दूसरे वाले के साथ भी करना है, बट यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन है, वो मैं दिखाता हूँ। और ये छोटा सा ट्रिक है जिससे आप चीजों को पकड़ सकते हैं। यहाँ देखिए y डॉट टोटल कहाँ था, सेकंड वाले में था, b रिप्रेजेंट कर रहा था। अब क्या है, a रिप्रेजेंट कर रहा है y डॉट टोटल को और b रिप्रेजेंट कर रहा है x डॉट टोटल को। मतलब आपका चीज क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो जा रहा है रिवर्स। यानी कि अब y डॉट टोटल अगर बड़ा है x डॉट टोटल से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 दे देगा, ठीक है। और नहीं तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। तो अब खुद एक चीज सोचिए, अगर ये -1 दे रहा है y डॉट टोटल और x डॉट टोटल के लिए, और ये प्लस ये -1 दे रहा है x डॉट टोटल y डॉट टोटल, तो ये दोनों जो है ये नलीफाई नहीं हो जाएगा, नल नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक आपको -1 दे रहा है, दूसरा माइनस ऑफ -1 दे रहा है। जब भी आप काउंट कर रहे हो तो आपको 0 मिल जाएगा हमेशा। और आप ये सोच करके भाग सकते हैं और आंसर दे सकते हैं कि यहाँ पे इट इज ऑलवेज 0, बट अगेन ये आंसर गलत है। यहाँ पे आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। एक छोटा सा कंडीशन आप मिस कर रहे हैं और इस वजह से आपसे बहुत बड़ी गलती हो रही है। ये एल्स पार्ट क्या बोलता है, यहाँ खेला इस एल्स पार्ट का मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। a ग्रेटर देन b आपका कंडीशन है, तो एल्स पार्ट ऑब्वियसली आप सोचेंगे a लेस देन b है, लेकिन एक चीज सोचिए, a इक्वल टू b भी तो एल्स में ही आएगा। आपका हमेशा a ग्रेटर देन b हो जरूरी नहीं है, कई बार हो सकता है कि a इक्वल टू b भी हो, और a इक्वल टू b हो तो एल्स वाला पार्ट रन होगा, एल्स वाला पार्ट रन होगा तो ये वैल्यू 1 आएगा, ये वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे अकाउंट का वैल्यू 0 है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे वैल्यू 1 आ गया। और सेम चीज चूंकि आपने वही टेबल पुट किया है और यहाँ y डॉट टोटल और x डॉट टोटल है, तो अगेन फिर आपका वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या वैल्यू हो गया काउंट का, पहले आपका काउंट का वैल्यू 0 + 1 1 हुआ, उसके बाद 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टूडेंट डिफरेंट टोटल मार्क्स, नहीं, अगर हुआ भी तो वो नलीफाई होकर 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टूडेंट हु हैव सेम टोटल मार्क्स, नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि ये पेयर नहीं बना रहा, ये नलीफाई कर रहा है, इसलिए इसको भी हटा दो। ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव सेम टोटल मार्क्स। तो ये ऑप्शन जो मेरे दिमाग में आया था वो इस तरीके से आया था कि ये ऑप्शन थोड़ा अनकॉमन ऑप्शन है, इसके चांसेस होने के ज्यादा हैं। तो सेम टोटल मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, डिफरेंट टोटल मार्क्स। तो सेम टोटल मार्क्स हो गए तभी तो मेरा ये इंक्रीमेंट 1 हो सकता है, नहीं तो एल्स अगर है लेस देन b तो भी 1 हो जाएगा, ऑब्वियसली नो प्रॉब्लम, बट फिर नलीफाई हो सकता है ना, क्योंकि -1 + 1 तो 0 हो जाएगा, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को करना है इक्वल टू करेंगे तो d आंसर आएगा। देखिए इसका एग्जैक्ट आंसर भी d ही है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा जरूर है, बट ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, आपको ये सारी चीजों से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा और सीधे सीधे आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मैं जस्ट आपको ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं, ये एग्जाम में टाइम सेव करेगा आपका। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोलता है द फॉलोइंग सूडोकोड एक्सिक्यूटिंग यूजिंग शॉपिंग बिल्स डेटा सेट। तो अगर डेटा सेट देखिएगा तो शॉपिंग बिल्स डेटा सेट दिख रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ एलिजिबल बिल्स फॉर द लोएस्ट 3 बिल्स अमाउंट। यहाँ क्या बोला, नंबर ऑफ एलिजिबल बिल्स। तो नंबर ऑफ एलिजिबल बिल्स मतलब क्या, काउंट, चूज द करेक्ट कोड फ्रेगमेंट टू
कंप्लीट द सूडो कोड। तो अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न चल रहा है। तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो मैंने इसे 3 प्राइस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझाया है। तो ये सारी चीजें आप स्किप कर सकते हैं। ये फर्स्ट टी क्या है आपका 10,000, सेकंड टी 10,000 एंड थर्ड टी 10,000। तो आप खुद सोचिए 10,000 का बिल अमाउंट तो हमारे पास टोटल सम करने पे ही मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं, और इंडिविजुअली हमको मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग एक हाइपोथेटिकल नंबर ले लिए हैं जो हो नहीं सकता। अब हम लोग लोएस्ट निकाल रहे हैं, राइट। तो लोएस्ट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो टोटल बिल अमाउंट इज लेस देन फर्स्ट टी। अगर ऐसा है टोटल बिल अमाउंट हम लोग स्टोर करेंगे फर्स्ट टी में, और फर्स्ट टी का जो भी वैल्यू था वो सेकंड टी में स्टोर होगा, यानी कि सेकंड टी का वैल्यू अब क्या हो जाएगा 10,000, और सेकंड टी का वैल्यू किसमें स्टोर किया 30,000 में, तो 10,000। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सपोज आपके पास नंबर है 32, 34 एंड 49 और असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अब आपके पास कोई नंबर आता है 33, ये वाला जगह 33 लेना चाहिए, तो ये 34 है और ये 49 है। इट रिमेन्स इंटैक्ट, नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको जस्ट डिस्कार्ड कर दिए, यानी कि इस जगह पे ये वैल्यू स्टोर कर दिए। लेकिन क्या हो अगर इसके वैल्यू को इसके बीच का है, यानी कि लेट्स से आपने लिया 37। अब अगर आप देखिए तो 37 कहाँ आना चाहिए, यहाँ कहीं पे आना चाहिए। अगर आपका यहाँ कहीं पे आना चाहिए तो इसका मतलब है कि ये सेकंड और ये अगर थर्ड है तो सेकंड और थर्ड के बीच आना चाहिए। तो यानी कि 33 था वो 37 से क्या है, छोटा है, तो इसको हम लोगों को हटा के फेंक देना है और हम लोगों को स्टोर कहाँ करना है, यहाँ पे। लेकिन 37 34 से भी बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला जो वैल्यू है इसको उठा के इधर डाल देंगे और 33 को फेंक देंगे और 37 बीच में इंसर्ट कर देंगे। ये कोड लिटरली आपके लिए वही करता है। ये क्या करता है, थर्ड टोटल में जो वैल्यू है वो आपका सेकंड टोटल का वैल्यू स्टोर कर देता है, यानी 10,000 इधर से उठ करके इधर शिफ्ट हो चुका है और फर्स्ट का 10,000 इधर से उठ के इधर शिफ्ट हो चुका है। और फर्स्ट में स्टोर क्या हो गया, फर्स्ट में स्टोर हो गया, लेट्स से हमारा पहला वैल्यू था 98, तो ये हमारा पहला चीज हो गया। अब हमारा 98 है तो हमारा पहला वैल्यू मिल गया। अब दूसरा वैल्यू के लिए भी यही करेंगे और तीसरे वैल्यू के लिए भी यही करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर बार हम लोग रिड्यूस करते जा रहे हैं। अगर मेरा जो एवरेज टोटल बिल अमाउंट है वो फर्स्ट टी और सेकंड टोटल के बीच आ रहा है, फर्स्ट टोटल एंड सेकंड टोटल यानी कि 10,000 और 98, इसके बीच कोई वैल्यू आ रहा है मेरा, इससे छोटा होगा तो छोटा होगा, तो इसलिए हम लोग उसको सेकंड टोटल में स्टोर कर लेंगे और सेकंड टोटल को हम लोग स्टोर कर देंगे किसमें, थर्ड टोटल में। तो अगेन अब मेरा थर्ड टोटल सिर्फ ऐसा वैल्यू है जिसमें 10,000 बचा हुआ है। लेट्स से हमने आर्बिट्ररी कोई वैल्यू ले लिया है यहाँ पे। अब देखिए अगर टोटल बिल अमाउंट सेकंड टी से बड़ा है और टोटल बिल अमाउंट लेस देन थर्ड टी है, तो इसका मतलब होगा कि आपका थर्ड टोटल में अब टोटल बिल अमाउंट आएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है सेकंड टोटल और थर्ड टोटल इसके बीच वैल्यू लाई करने लगा। अगर इसके बीच वैल्यू लाई करने लगा तो ऑब्वियसली इसके बीच कहीं पे आएगा, तो ये 42 जो है ये लास्ट में आ जाएगा। तो थर्ड टोटल में टोटल बिल अमाउंट हम लोग स्टोर कर दे रहे हैं जो कि होगा 42। तो इस तरीके से आपको पहले 3 मिल गए। अब 3 मिल गए तो आपको काउंट क्या करना है, काउंट इज इक्वल टू 0। अब हमारा असली काम आता है, काउंट ही तो आपको निकालना था कि काउंट क्या निकलेगा। अब आपको कोड भरना है यहाँ पे। तो अगर आपको कोड भरना है तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर टोटल बिल अमाउंट लेस देन 30 है तो काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। लेकिन आप देखिए लेस देन यानी कि ये 30 वैल्यू को इंक्लूड ही नहीं करेगा, और हम लोगों को क्या चाहिए, थर्ड टोटल वैल्यू को इंक्लूड करना चाहिए, राइट। तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, लेस देन इक्वल टू 30, बिल्कुल सही। 30 से मिनिमम वैल्यू छोटे होने चाहिए, टी को इंक्लूड कर रहा है तो इसलिए काउंट इंक्रीमेंट करेगा। एक्स डॉट टोटल ग्रेटर देन 30 नहीं, अगेन, और यहाँ ग्रेटर देन हमको नहीं चाहिए, लेस देन चाहिए, इसलिए डी भी गलत। इसका अगर आप देखिए तो कायदे से इसका आंसर भी बी आ रहा है, हम लोग का आंसर भी बी आ रहा है, सो नो इश्यू। तो आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे, और इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन काफी लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। मैं आपको सबसे आसान तरीका जो मेरे लिए लगता है, मेरे को, मैं वो समझाता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम ही करेगा, बट ये आपका एग्जाम में काफी टाइम सेव करेगा अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, द फॉलोइंग pseudo code इज एक्सिक्यूटेड यूजिंग स्कोर्स डेटा सेट। तो आपका डेटा सेट क्या है, स्कोर्स डेटा सेट। लेट मिनिमम टोटल स्टोर्स द मिनिमम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट। यानी कि आपको इस वेरिएबल का नाम यूज करना है। जब भी आपको कुछ भी बोल्ड दिखे तो ये इसका मतलब है कि ये इंक्लूडेड होगा आपके इस कोड के अंदर। What will be the value of flag be at the end of the execution? तो एग्जीक्यूशन के एंड में फ्लैग क्या होगा, तो यहाँ a इज इक्वल टू ये दिया, b इज इक्वल टू दिया, c इज इक्वल टू दिया 1 ये, और d इज इक्वल टू ये दिया, और फिर फ्लैग को क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। इनिशियली फ्लैग फॉल्स है,
यहाँ क्या बोलता है, पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, रीड टॉप एक्स कोड पाइल 1 ए बी सी डू समथिंग एक्स ए बी सी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आपके वैल्यूज हैं जरूरी नहीं है कि ये यही चीज लिखे हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ y डाल दिया है, यहाँ पे x जो है वो आइट्रेशन के लिए है, वो आपको समझ आ ही गया होगा अभी तक में। कार्ड x है, मतलब कार्ड x को पुट करो, उसमें से a b और c को रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे 3 वैल्यूज रिटर्न होंगे, तो एबीसी में उसे स्टोर किया जा रहा है। किया किस चीज के साथ जा रहा है, एबीसी, मतलब ये a का वैल्यू क्या हो गया 101, सेम चीज बी का, और सी का भी वही चीज हो गया, और फिर मूव एक्स टू पाइल 2, और फिर डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो ये छोड़ दीजिए। जैसे ही आप ये देखिए तो जनरली लोग जंप कर जाएंगे इस चीज के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो एक्स वाई डॉट मैथमेटिक्स लेस देन ए 101, तो यहाँ ए इज इक्वल टू वाई डॉट मैथमेटिक्स, सेम चीज है, सारा पैटर्न सिमिलर है। अगर आप देखिएगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये मिनिमम वैल्यू और मार्क्स फाइंड करने का पैटर्न है। 3 वैल्यू कैसे रिटर्न होंगे, अगर आप दिमाग में ये क्वेश्चन है तो हम लोग इसको एज अ लिस्ट रिटर्न करते हैं, या इसको ऐसे ब्रैकेट में रिटर्न कर, तो इस पे जा सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करता ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी हो रहा है ये हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में दे चुका है। लेट मिनिमम टोटल स्टोर्स द मिनिमम टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय एनी स्टूडेंट। तो मान लीजिए मिनिमम टोटल कितना ही जा सकता है, 0 जा सकता है, 0 जा सकता है, या 0 जा सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ जाएगा नहीं। तो डी में अगर आप कीजिएगा तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। आपका मिनिमम टोटल कोई वैल्यू है, 0 माइनस 0 क्या होता है, अगेन 0। यहाँ देखिए ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 ऑब्वियसली आ रहा है हमेशा, मतलब यहाँ पे आपका मिनिमम टोटल या तो ग्रेटर देन 0 होगा और मिनिमम टोटल इक्वल टू 0 होगा, यानी कि या तो 0 होगा या उससे बड़ा होगा। तो हमारा तो 0 आ रहा है, तो ये फ्लैग हमेशा क्या रिटर्न करेगा, फ्लैग हमेशा ट्रू रिटर्न करेगा, कभी भी फ्लैग फॉल्स हो ही नहीं सकता। तो ये लॉजिक आपको करते करते आएगा, और इस तरीके से आप चीजें बिल्ड करके करेंगे तो बहुत जल्दी आपका क्वेश्चन पेपर भी खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा ए फॉल्स, बी ट्रू, सी कैन नॉट बी दैट, तो बी आंसर होगा इसका, और ट्रू आप देख सकते हैं इसका आंसर भी बी है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है क्वेश्चन नंबर 12, और ये क्वेश्चन बेसिकली आपको बताता है एरर फाइंड करना। जब भी एरर फाइंडिंग क्वेश्चन हो तो हमेशा आपको एक चीज एज्यूम करना चाहिए, और वो ये कि कोई भी ऑप्शन जो है जो लिस्टेड नहीं है वो फ्री फ्रॉम एरर है, उस पर दिमाग मत खपाइए। तो इसका सिंपल भाषा में बोलने का मतलब ये है कि ऑप्शन के साथ जाओ और फिर चेक करो। और ध्यान रखने वाली बात है अगेन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन मतलब कॉशन, आपको सोच समझ के कदम उठाने हैं, क्योंकि अगर आप गलत पे क्लिक कर दिया आपको 0 मिल जाएगा, इवन तो बाकी सारे सही हो तो भी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन काउंट एम कैप्चर्स द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स whose mathematics marks are less than the average mathematics marks of female student। तो यहाँ बोल क्या रहा है, यहाँ ये बोल रहा है कि काउंट m जो है वो वेरिएबल तब काउंट करेगा वो भी मेल स्टूडेंट है उनका जो मैथ मार्क्स है वो एवरेज फीमेल के मैथमेटिक्स मार्क्स से कम हो, यानी कि आपको फीमेल का एवरेज कैलकुलेट करना है, और फिर अगर उसका वैल्यू जो है वो लेस देन हो अगर स्टूडेंट का जो कि मेल होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तभी हम लोग काउंट एम में उस नंबर को कैप्चर करेंगे, यानी कि सिंपल भाषा में काउंट करेंगे उसको। तो सूडो कोड जो भी लिखा हुआ है उससे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि पहला ऑप्शन क्या है। एरर इन लाइन नंबर 4, देखते हैं एरर इन लाइन नंबर 4 क्या बोलते हैं। तो सम कॉमा काउंट इज इक्वल टू ऐड मार्क्स एक्स कॉमा सम कॉमा काउंट। यहां पे मेरे को कोई गलती नहीं दिख रही, क्योंकि हम लोग ऐसे ही प्रोसीजर कॉल करते हैं, और मैं इसलिए श्योर हूं क्योंकि ये एड मार्क्स यहाँ दिया हुआ है कि दिया हुआ है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ एड मार्क्स ऑलरेडी प्रोसीजर डिफाइंड है। ओके, और दूसरी गलती मेरे को यहाँ ये भी नहीं दिख रही है कि हमारा जो आउटपुट है इस वाले पर्टिकुलर कोड का सम एफ एंड काउंट एफ है, तो यानी 2 वैल्यूज हैं, तो 2 वैल्यूज है, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यूज हैं, इसलिए ये कोड लाइन नंबर तो सही है। नेक्स्ट लाइन नंबर क्या है, लाइन नंबर 11। ठीक है, तो लाइन नंबर 11 क्या बोलता है, इफ x डॉट मैथमेटिक्स मार्क्स इज लेस देन एवरेज। तो इस पे थोड़ी देर में आते हैं, ये एक ऑप्शन कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि मेरा जो इंट्यूशन है और जो आप नॉर्मल समझ भी सकते हैं, यहाँ कहीं भी मेल का मेंशनिंग नहीं दिख रहा है। मे भी आगे चल के मेल कहीं उन्होंने डिफाइन किया, तो इसलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। लाइन नंबर 17, लाइन नंबर 17 क्या है, इफ जेंडर इज इक्वल टू फीमेल सम एफ इज इक्वल टू सम एफ प्लस वाई डॉट मैथमेटिक्स। तो वाई डॉट मैथमेटिक्स बेसिकली मैथमेटिक्स कॉलम को रेफर कर रहा है वाई टेबल से, और जेंडर फीमेल होना चाहिए, तो हाँ, और ये ऐड मार्क्स क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है मार्क्स का, फीमेल मैथमेटिक्स मार्क्स का, और काउंट रिटर्न कर रहा है, यानी कि ये जो भी है
ये बोल रहा है कि ये फीमेल होनी चाहिए। तो हाँ भाई, हमारे क्राइटेरिया में फीमेल तो है, तो इसलिए ये कंडीशन गलत नहीं हो सकता। एरर इन लाइन नंबर 18। 18 नंबर क्या है? सम एफ इक्वल टू सम एफ प्लस वाई डॉट मैट्रिक्स। नहीं, मैथमेटिक्स कॉलम एक इंटीजर वैल्यू है, का जो वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग वैल्यूज, राइट? तो ऐड का जो सिंटैक्स होता है वो यही तो होता है हमारा। तो ये वाला ऑप्शन एकदम सही है, कोई गलत नहीं है इसमें। और काउंट एफ प्लस वन, तो मेरे को ये जो भी मिल रहा है ये एवरेज के पार्ट के लिए है, ये तो मैं समझ गया ऐसे ही, क्योंकि फीमेल है और एवरेज है, हम लोग को यहाँ पे बोला भी है एवरेज फीमेल मार्क्स, जैसा यहाँ पे हम लोग बात भी किए थे। ऑप्शन इन एरर नंबर लाइन 11, तो इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग ऊपर वाला क्वेश्चन है, एवरेज टी इज इक्वल टू सम बाय काउंट। तो सम एफ एंड काउंट एफ ये रिटर्न हो रहा था इसमें, मतलब सम ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ फीमेल, और काउंट एम इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इफ एक्स डॉट मैथमेटिक्स इज ग्रेटर देन एवरेज टी, तो एवरेज टी क्या देता? सम एफ और काउंट एफ। तो यहाँ पे एरर नहीं है, ये इस तरीके से वेरिएबल में इन्होंने स्टोर किया, बट इसमें स्टोर क्या हो रहा है? सम एफ, और इसमें स्टोर हो रहा है काउंट एफ, तो वही चीज है। तो ये तो सही है, ये तो फीमेल का ही आ रहा है, ये ओके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड काउंट एम इज इक्वल टू काउंट प्लस वन, लेकिन हम लोग को तो मेल काउंट करना है, मेल तो है ही नहीं, तो ये वाला लाइन हो जाता है गलत, और इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही। एक एरर तो हम लोगों को मिल गया। दूसरा एरर, एरर इन लाइन नंबर 21। लाइन नंबर 21 पे रिटर्न सही हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग नहीं बोल सकते कि ये गलत है। और उसके बाद क्या है? नो एरर। नहीं, हम लोग को एक एरर मिल चुका है, तो नो एरर का तो ऑप्शन ही नहीं है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत एंड ये गलत। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर इंडीड बी है, और हमने बिल्कुल सही समझा है। आई होप आप इसका लॉजिक अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस आपको इतना ही देखना है, और ये कंडीशन पक्का एज्यूम करके चलना है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पीए वीक 3 के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। बस मैंने वो 5 to 8 नहीं बताया, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप थे, वो अगर आप खुद कीजिएगा तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा, चीजों को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाइएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप उसको जरूर बताएं, और अगर कोई भी डाउट या कोई भी परेशानी है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।